हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सब्जेक्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की यूनिट थर्ड। इस यूनिट को हम टू पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। हमारी यूनिट थर्ड का सिलेबस है पॉल्यूशन के बारे में। मतलब हम इसमें जानेंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, एनवायरनमेंट पे उसके क्या इफेक्ट्स हैं, पब्लिक हेल्थ पे उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। एंड हम जानेंगे कि पॉल्यूशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। एंड हम ये भी जानेंगे कि हम कैसे वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। नाउ इन दिस लेक्चर हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं ये। इसमें हम पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन क्या है, उसके एस्पेक्ट्स, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है। तो पॉल्यूशन कोई भी ऐसे अनडिजायरेबल चेंजेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि एयर में, वाटर में या सॉइल में, या फिर साउंड साउंड पॉल्यूशन। तो ये कोई भी ऐसे चेंजेस हैं जो कि अनडिजायरेबल होते हैं और ये हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करते हैं। मतलब हम पे ये कोई हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं तो उन्हें हम पॉल्यूशन कहते हैं। Pollution can be defined as undesirable changes in the physical, chemical और biological characteristics of air, water, etc. और ये किस पे हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करते हैं? ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे और प्लांट्स पे। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स क्या क्या है पॉल्यूशन के। तो हमारे चार टाइप होते हैं पॉल्यूशन के: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, तो फैक्ट्रीज से जो एयर स्मोक जनरेट होता है, या फिर व्हीकल्स से जो स्मोक निकलता है, या फिर कोई भी प्लास्टिक या किसी भी तरह का वेस्ट बर्न करने से, जैसे कि पराली बर्न करते हैं कुछ लोग, तो उससे एयर पॉल्यूशन जनरेट होता है। तो जब हम एयर को डर्टी कर रहे हैं तो हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? एयर पॉल्यूशन। फिर है वाटर पॉल्यूशन। तो जब हम वाटर को कंटेमिनेट करेंगे, जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकलता है तो वो डायरेक्टली रिवर्स में चला जाता है, तो फिर उससे होता है हमारा वाटर पॉल्यूशन। या फिर जैसे कि कोई लोग जो टूरिस्ट होते हैं वो बहुत बार क्या करते हैं कि वो रिवर्स में ही डस्ट, प्लास्टिक एंड ऑल कचरा फेंक देते हैं, तो फिर उससे हमारा होता है वाटर पॉल्यूशन। देन सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन को हम लैंड पॉल्यूशन भी कहते हैं। तो ये होता है कोई भी सॉलिड वेस्ट से या फिर किसी तरह के केमिकल्स से, या फिर अगर हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, मतलब ट्रीज कट कर देते हैं, तो उससे सॉइल पॉल्यूशन होता है। नाउ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन जैसे कि हम रोड पर हम देखते हैं कि जैसे ट्रैफिक है या फिर व्हीकल्स हैं तो लोग हॉर्न हॉर्न बजाते रहते हैं, या फिर लाउड म्यूजिक चल रहा है कहीं पे, तो उसे हम कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन, जो कि होता है लाउड साउंड्स की वजह से। तो हमने ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया इन सब का। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है पॉल्यूटेंट्स, कि मतलब पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स कोई भी ऐसे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, रेडियो एक्टिव या बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डैमेज करते हैं क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को। टाइप्स क्या क्या है पॉल्यूशन के? पॉल्यूटेंट्स के ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो इस बेसिस पे हमारे दो टाइप के पॉल्यूटेंट्स होते हैं कि क्या वो डिकम्पोज हो सकते हैं या नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन, तो एक तो होता है जो डिकम्पोज हो सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डिग्रेडेबल। एक होता है जो कि हमारे डिकम्पोज नहीं हो सकते इजीली, वो होता है हमारे नॉन डिग्रेडेबल। तो जो नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन नेचुरली, वो हमारे डिग्रेडेबल। और जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते वो होते हैं हमारे नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल में हमारे आते हैं फूड वेस्ट, सीवेज, पेपर, मीन्स जो भी ऑर्गेनिक कचरा होता है लोगों के घर से, जैसे कि किचन वेस्ट निकलता है, तो वो सब हमारा आता है डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में, जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाता है। और ये होता है हमारे जैसे प्लास्टिक्स एंड ऑल, या फिर कोई भी मेटल्स हो गए, तो ये हमारे डिग्रेड नहीं होते जल्दी जल्दी, हमारे ये डिकम्पोज नहीं होते, तो इन्हें हम कहते हैं नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। फिर है हमारा सेकेंड बेसिस ऑन द नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो मतलब पॉल्यूटेंट्स किस फॉर्म में है, मतलब फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो ये फिजिकल पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं अफेक्ट द एनवायरनमेंट थ्रू हीट, नॉइज और रेडिएशन। तो ये हमारे होते हैं हीट, नॉइज और रेडिएशन की फॉर्म में, जैसे कि इंडस्ट्रियल हीट या फिर ट्रैफिक से नॉइज जो हो रही है, तो ये हमारे हो गए फिजिकल पॉल्यूटेंट्स। फिर है हमारे केमिकल पॉल्यूटेंट्स,
जैसे कि CO2 रिलीज होती है कुछ बर्न करने पे, या फिर पेस्टिसाइड से जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो ये सब हमारे कॉज करते हैं पॉल्यूशन को, और ये हमारे होते हैं केमिकल पॉल्यूटेंट्स। फिर है हमारे बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स जैसे कि जो भी डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो कि किसी भी तरह की डिजीज कॉज करने में कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, तो ये हमारे होते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। फिर है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि क्या वो किसी सिंगल सोर्स से आ रहे हैं, सिंगल लोकेशन से आ रहे हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज से स्मोक आ रहा है, या फिर किसी सीवेज पाइप से कुछ सीवेज आ रहा है, तो वो हमारे हो गए पॉइंट सोर्स। फिर होता है हमारे लाइन सोर्स, जैसे कि जो कि एक बहुत ही लॉन्ग पाथ पे स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड अलोंग अ पाथ, व्हीकल इमिशंस ऑन हाईवेज, तो मतलब पूरे हाईवेज पे व्हीकल्स जा रहे हैं एंड देयर इज पॉल्यूशन ऑल ओवर। फिर हमारे एरिया सोर्स, मतलब हमारे एक लार्ज रीजन में जब होता है पॉल्यूशन, तो उसमें हम एरिया सोर्स पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेंट्स होते हैं फिर वो, जैसे कि सिटी में पूरा एयर पॉल्यूशन होना, या फिर एग्रीकल्चरल लैंड पे पॉल्यूशन होना। तो लाइन सोर्स अलोंग अ पाथ, पॉइंट सोर्स सिंगल लोकेशन, एंड एरिया सोर्स लार्ज रीजन। नाउ आवर टॉपिक इज वाटर पॉल्यूशन, जो कि हमारा फर्स्ट टाइप है पॉल्यूशन का। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि वाटर पॉल्यूशन होता है कि जब हमारे वाटर को हम कंटेमिनेट करते हैं, मतलब पानी में कोई भी ऐसे फॉरेन मैटर या सब्सटेंस प्रेजेंट है जो कि पानी की क्वालिटी को डिग्रेड करे किसी तरह, या फिर उसे अनफिट बना दे, उसे हैजार्डस बना दे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या एनिमल्स कंजम्पशन के लिए, तो उसे हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन मैटर्स और सब्सटेंस, वो चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, बायोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल, किसी भी टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट हो पानी में जो कि उसकी क्वालिटी को डिग्रेड करें एंड कॉज हैजार्डस इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ। It consists of impurities such as dissolved gases, dissolved minerals, and suspended particles. Presence of water pollutants alter the dissolved oxygen for aquatic life. और जो water pollutants जो होते हैं, उनसे हमारी जो dissolved oxygen है पानी में, उसकी जो quality है और quantity है वो less हो जाती है, जिससे कि जो हमारी aquatic जो ecosystem है हमारा aquatic, उसकी वो उनके लिए बहुत harmful हो जाता है। फिर है हमारे सोर्सेज, कि मतलब वाटर पॉल्यूशन होता क्यों है, मतलब कहाँ से हमारी सोर्सेज क्या है हमारी वाटर पॉल्यूशन होने की। तो एक तो हमारी इंडस्ट्रीज हो गई, एंड सीवेज मेन सोर्स है ये वाटर पॉल्यूशन का। फिर हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मतलब इंडस्ट्रीज डायरेक्टली कभी कभी रिवर्स और ओशंस में, सीज में जो है अपना सारा जो भी वेस्ट है वो रिलीज कर देती हैं। फिर है रिफाइनरी वेस्ट, पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरीज। फिर है हमारे टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन नेचुरल वाटर पॉल्यूशन होता है एक तो, और एक होता है मैन मेड। तो मेनली जो होता है वो तो मैन मेड ही है, बट कुछ टाइप होते हैं नेचुरली भी जो वाटर पॉल्यूशन होता है, जैसे कि लीचिंग ऑफ रॉक्स, या फिर डीकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और डेड मैटर, या फिर सॉइल इरोजन कहीं पे अगर नेचुरली हो रहा है, मतलब ह्यूमंस की वजह से होता है जब वो डिफोरेस्टेशन करते हैं मेनली, पर कभी कभी वो नेचुरली भी होता है ड्यू टू सम फ्लड्स एंड ऑल, तो उसकी वजह से भी हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर है हमारा मैन मेड वाटर पॉल्यूशन, ये हमारा मेन कॉज है वाटर पॉल्यूशन का, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हम ह्यूमंस ही करते हैं। फिर इसमें हमारे आता है जिससे हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी सॉइल है वो लूज हो जाती है, एंड मतलब बहुत सारे टाइप्स के इससे पॉल्यूशन होता है डिफोरेस्टेशन से। फिर है इंडस्ट्रियल सेटअप नियर वाटर बॉडीज, तो मतलब जहां पर हमारी रिवर्स हैं या कुछ भी हमारे वाटर सोर्स है जहां पर, अगर हम उसके पास कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री सेटअप कर दें, तो फिर उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है, क्योंकि फिर लोग क्या करते हैं कि वो जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है फैक्ट्री से, वो सारा उसी में डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर है हमारा डोमेस्टिक सीवेजेस, तो जो भी हमारा घर से जो भी सीवेज निकलता है वो वो भी वाटर पॉल्यूशन कॉज करता है। और हमारे रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं, फिर हमारे कुछ सिंथेटिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, मतलब जो एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स, वो डायरेक्टली रिवर्स में चला जाता है सॉइल के थ्रू, तो उससे भी हमारा पॉल्यूशन होता है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो ये 3 टाइप की होती हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल में आता है हमारे टेम्परेचर, टर्बिडिटी, कलर, ऑर्डर एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स,
मतलब वाटर का टेम्परेचर में चेंज होना, वाटर की विजिबिलिटी, मतलब वाटर थोड़ा सा ब्लरी लग रहा है या क्लियर है तो उससे हम पता कर सकते हैं, और वाटर का कलर कैसा है, या उसमें से स्मेल आ रही है, और उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं क्या। तो ये तो हो गए हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वाटर पॉल्यूशन की। फिर एक केमिकल, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस देख सकते हैं हम, या फिर उसका पीएच कितना है, और आयंस क्लोरीन के, मैग्नीशियम के, फ्लोरीन के और कार्बोनेट के, इन सब बेसिस पे हम वाटर पॉल्यूटेंट्स चेक कर सकते हैं, और उससे पता चलेगा कि उसमें वाटर में पॉल्यूशन है या नहीं। फिर हमारे बायोलॉजिकल, कि उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है क्या, तो इससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वाटर पॉल्यूटेड है या नहीं। फिर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाटर बॉर्न डिजीजेस, क्योंकि जब हम इस वाटर को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें डिजीजेस हो सकती हैं, अगर हम जो वाटर सेफ नहीं है ड्रिंकिंग के लिए उसे कंज्यूम करें तो वो डिजीजेस क्या क्या है, टाइफॉइड एंड कॉलेरा। और भी हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। ये हमारे कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं और उनसे होने वाले इफेक्ट्स हैं। सो हम इन्हें वन बाय वन पढ़ते हैं। आर्सेनिक हमारा एक पॉल्यूटेंट है जिससे हमारी होती है स्किन डिजीजेस और कैंसर। फिर एक क्लोरीन, जिससे हमारे साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ पे। फिर एक फ्लोरीन, इससे एक डिजीज होती है जो कि फ्लोरोसिस है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ये 2 मार्क्स में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। इससे हमारी बोन हेल्थ और टीथ हेल्थ जो है वो इफेक्ट होती है व्हेन कंज्यूम्ड अबव 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब अगर इस क्वांटिटी से ज्यादा हमारे वाटर में फ्लोरीन प्रेजेंट है तो उससे हमें हो सकता है फ्लोरोसिस। फिर है साइनाइड। साइनाइड बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, और अगर ये हमारे वाटर में है तो उससे हमें फेटल पॉइजनिंग हो सकती है, इट कुड लीड टू डेथ। फिर है लेड। लेड से भी एक डिजीज होती है जो कि होती है प्लम्बिज्म, इसे हम कहते हैं लेड पॉइजनिंग। मतलब लेड की वजह से पॉइजनिंग होना, अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, और अगर एक्सेसिव लेड है पानी में तो उससे हमारा नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। देन मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से हमारी जो है ब्रेन डैमेज हो सकता है और हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मतलब हमारे ब्रेन में इफेक्ट पड़ेगा और पूरे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में इफेक्ट पड़ेगा मर्क्यूरी अगर एक्सेस में हो। फिर एक क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है बहुत टॉक्सिक होता है और कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कार्सिनोजेनिक होता है जो कि कैंसर का रिस्क इंक्रीज करते हैं। तो क्रोमियम एक ऐसा पॉल्यूटेंट है जो कि कैंसर का रिस्क इंक्रीज करेगा अगर वो हमारे पानी में है तो। फिर है टर्बिड वाटर, रिड्यूसेस सनलाइट पेनिट्रेशन, मतलब अगर पानी जो है वो क्लियर नहीं है, वो बहुत ज्यादा धुंधला है और टर्बिड है पूरी तरह से, तो वो सनलाइट को नीचे पेनिट्रेट होने से रोकेगा, जो कि नीचे जो वहां पर प्लांट्स होते हैं और बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जिन्हें सनलाइट चाहिए होती है, तो वो उन्हें नहीं मिल पाएगी, और जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं हो पाएगी एक्वेटिक प्लांट्स में, उसका रेट डिक्रीज हो जाएगा, और उससे पूरे एक्वेटिक फूड चेन जो है हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर है हमारे सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, ये हमने पढ़ लिए। फिर हमारे प्रोसेस ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन, तो अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा मेनली 5 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप है हमारा स्क्रीनिंग, देन सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, देन फिल्ट्रेशन एंड देन डिसइंफेक्शन। तो देखिए स्क्रीनिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा वाटर है, तो जब मतलब उस वो आप क्लीनिंग के लिए ला रहे हैं तो उसमें कुछ बहुत ही लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लाइक पार्टिकल्स भी नहीं, बहुत बड़े बड़े सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि ट्रीज की ब्रांच हो गई, या फिर क्लियरली जो बहुत बड़े विजिबल पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि डेब्रिस हो गए, कुछ बुशेस हो गई, या लीव्स हो गई, या डेड एनिमल्स हो गए। तो जब ऐसी ऐसी चीजें हैं ये हम इस प्रोसेस में निकाल देते हैं जो कि इजीली निकल सकती हैं बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज। देन हमारा सेकेंड स्टेप होता है सेडिमेंटेशन। तो इसमें जो हमारे कुछ कंपैरेटिवली शॉर्टर पार्टिकल्स हैं, मेनली जो कोलोइडल मैटर है, जो कि मतलब नीचे सेटल हो सकता है, उसे हम सेटल होने देते हैं कुछ टाइम के लिए, हम मतलब उसे वाटर को स्टिल लीव कर देंगे, मतलब वो शांति से रहे एक जगह पर, जिससे कि जो भी छोटे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स से जो स्मॉलर अमाउंट में है, स्मॉलर क्वांटिटी में एंड स्मॉलर साइज में, तो उन्हें हम अलाउ करेंगे कि वो सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो नीचे बैठ जाए एक टैंक में, सेटल हो जाए एक टैंक में कुछ टाइम के लिए, और फिर हम उससे जो क्लीन वाटर है उसे हम अलग कर लेंगे और जो इम्प्योरिटीज है उन्हें हम अलग कर लेंगे। तो ये होता है हमारा सेडिमेंटेशन। फिर है सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन।
तो जैसे हमने यहाँ से कुछ फाइन, यहाँ से हमने कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव किए। अब जो उनसे भी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो नीचे भी सेटल नहीं हुए, अब हम उन्हें रिमूव करते हैं कोएगुलेशन से। कोएगुलेशन क्या होता है, हम उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं जिससे कि वो पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। तो यह है सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। मतलब जैसे हमने कुछ कोएगुलेंट्स होते हैं, जैसे एलम हो गई, K2SO4 A2SO4 3 Al2SO4 3, फिर है पोटेशियम सल्फेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट। तो जब हम इन्हें मिलाएंगे अपने टैंक में, वाटर टैंक में, तो जो ये वाले पार्टिकल्स हैं, फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये उनके साथ रिएक्ट करेंगे और वो भी जाकर नीचे सेटल हो जाएंगे, जो हमारे सेडिमेंटेशन प्रोसेस में सेटल नहीं हुए थे। तो वो इन कोएगुलेंट्स की मदद से नीचे सेटल हो जाते हैं। फिर हमारी इसके बाद आते हैं फोर्थ स्टेप, फिल्ट्रेशन। तो अब इसमें हमारी बहुत ही थिन लेयर्स होती हैं जिनके थ्रू हम उस वाटर को पास करेंगे। ये हमारी लेयर्स हो सकती है सैंड की, या फिर फिल्टर पेपर्स होते हैं कुछ ऐसे, फिल्टरिंग मीडिया हो सकती है कुछ भी ऐसा, जिससे कि इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं। फिर हमारा डिसइंफेक्शन। अब जब हमारा वाटर बिल्कुल क्लियर हो गया है तो हम उसे डिसइंफेक्ट करेंगे, क्योंकि इन सब प्रोसेसेस से हमारे बैक्टीरिया तो नहीं मर सकता, बिकॉज इट इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो हम उसे रिमूव करेंगे डिसइंफेक्शन प्रोसेस में। नाउ हम पढ़ेंगे कि डिसइंफेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। बॉइलिंग, या तो हम वाटर को बॉइल करें तो उससे हमारे सारे बैक्टीरिया एंड पैथोजेंस मर सकते हैं और उससे हमारा वाटर फिट हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए। या फिर हम उसमें यूवी रेज का ट्रीटमेंट करें, या फिर उसे हम ट्रीट करें लाइम के साथ, या फिर उसमें हम क्लोरिनेशन करें। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। तो ये हमारा एक मेजर होता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती है कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए। मतलब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमें पता है कि वो ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, तो उन्हें जितनी ऑक्सीजन चाहिए इस प्रोसेस के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया, इसे जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। So BOD is a measure of the amount of oxygen that microorganisms like bacteria consume to break down organic matter in water over a specific period. Then COD, chemical oxygen demand. तो COD होता है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें था हमारा सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर, और इसमें हमारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। इनके लिए हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वो होती है हमारी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब वो आपसे पूछेंगे COD, तो कोई कैश ऑन डिलीवरी मत लिख कर आना, ठीक है, आपको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड लिख कर आना है। नाउ DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो DO क्या होती है हमारी, रेफर्स टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि डिजोल्व है वाटर में, जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के। और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब है फिश और प्लांट्स सब, मतलब जितने भी टाइप के एक्वेटिक स्पीशीज हैं पानी में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो किसी भी टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो, तो उन सब के सर्वाइवल के लिए जितनी भी ऑक्सीजन का अमाउंट जरूरी है उसे हम कहते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। नाउ कंट्रोल मेजर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो अगर हम अपना डोमेस्टिक वेस्ट रिड्यूस करें, मतलब मिनिमाइज वेस्ट वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम हाउस होल्ड्स, जैसे कि कुछ हम मिनिमल स्टेप्स लें घर से ही, जैसे कि इफ यू आर ब्रशिंग तो यू कैन टर्न ऑफ द टैप, एंड ऐसे ही कुछ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लें, जैसे कि शावर की जगह बकेट यूज करें बाथिंग के लिए। तो हम ऐसे हम डोमेस्टिक वेस्ट रिड्यूस कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन का। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम रिलीजिंग वाटर इनटू द एनवायरमेंट। मतलब जैसे कि अगर किसी भी फैक्ट्री से जो वाटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है रिवर्स में, तो हम उसे पहले ट्रीट कर लें किसी तरह, मतलब उसमें किसी भी, जैसे हमने अभी अबव प्रोसेसेस पढ़ी, तो हम उन प्रोसेसेस को यूज करके वाटर को ट्रीट करके उस रिवर्स में डिस्चार्ज करें। तो अगर हम ट्रीट करें तो उससे भी हम वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर है एडवांस वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड्स, मतलब हम मॉडर्न फिल्ट्रेशन या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स यूज करें। फिर है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट, तो एनारोबिक डाइजेशन एंड सेप्टिक टैंक्स टू रिड्यूस ऑर्गेनिक वेस्ट। तो हम अगर सीवेज ट्रीटमेंट करें उससे भी हम वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर है हमारा वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। तो ये हमारी कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट,
रिमूव लार्ज सॉलिड एंड डेब्रिस। फिर है प्राइमरी, ये मतलब हमारा वही है सेडिमेंटेशन। ये हो गया हमारा स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग हमारा प्रिलिमिनरी है जिसमें हम लार्ज पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे। फिर हमारा सेडिमेंटेशन में हम जो भी सस्पेंडेड सॉलिड कोलॉइडल मैटर है उसे हम रिमूव करेंगे। फिर हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यूज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर। फिर हमारा फाइनल ट्रीटमेंट क्या था, डिसइंफेक्शन, जिससे कि हम पानी को डिसइंफेक्ट कर दें बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द एनवायरमेंट। फिर हमारा सॉलिड प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट ऑफ स्लज एंड सॉलिड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन। तो मतलब जो भी प्योरिफिकेशन में वेस्ट जनरेट हुआ है हम उसे भी ट्रीट करें। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है, जब भी हम हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें अनवांटेड या अनप्लीजेंट साउंड हो जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन को या एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करती है, उसे हम कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। बेसिकली अगर हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा शोर है या फिर बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट साउंड्स हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही है, बहुत लाउड है, तो उसे हम नॉइज कहते हैं। नॉइज क्या है, कोई भी अनवांटेड या अनप्लीजेंट साउंड हमारे एनवायरमेंट में। So noise is generally defined as any unwanted or unpleasant sound that disrupts the normal functioning of a person or the environment. It can have detrimental effects on human health and quality of life. तो ये ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिग्रेड कर सकती है। फिर है साउंड। तो साउंड क्या होती है, साउंड एक मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है that is produced by the vibration of a source which causes air molecules to move in waves. These waves reach our ears and are perceived as sound. तो मतलब जब हम बोल रहे हैं तो ये एयर जो है हमारे जैसे दो आदमी खड़े हैं तो वो आपस में बात कर रहे हैं, तो जो जब वो बोलते हैं तो उससे वाइब्रेशन होती है एयर मॉलिक्यूल्स में, और फिर उस वाइब्रेशन के थ्रू ही जो सेकंड पर्सन है वो हमारी बात को परसीव कर सकता है। तो ये किस वजह से होती है, उन वेव्स के थ्रू। और ये क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हम वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं एयर मॉलिक्यूल्स में। तो साउंड है हमारी एक मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म। फिर साउंड इंटेंसिटी। तो साउंड इंटेंसिटी क्या होता है, वो पावर जिससे कि साउंड वेव्स जा रही हैं पर यूनिट एरिया, मेजर्ड इन वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। या ये सब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये चीजें होती क्या है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है दैट रेफर्स टू द पावर कैरीड बाय साउंड वेव्स पर यूनिट एरिया मेजर्ड इन वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। द डायनेमिक रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग, ये अगर आप लिखें तो इट्स गुड। तो जो डायनेमिक रेंज है ह्यूमन हियरिंग की वो है क्वाइटेस्ट साउंड, मतलब सबसे कम वॉल्यूम जो है वो हम सुन सकते हैं 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर की, एंड लाउडेस्ट जो है हम सुन सकते हैं 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। फिर है सोर्सेज ऑफ नॉइस पॉल्यूशन। तो ये हमारी कुछ मेन सोर्सेज हैं नॉइस पॉल्यूशन की, जैसे कि सबसे ज्यादा, जैसे आप रोड पे खड़े हैं तो यू कैन ऑलवेज लिसन व्हीकल्स हॉर्न साउंड। सो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स से सबसे ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है, जैसे कि एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट, ये हमारे मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं नॉइस में, स्पेशली इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल एरियाज। मतलब मेनली जो हमारे शहर होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल एरियाज जितने भी हैं वहां पर हमारा बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन होता है। फिर है इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। तो जैसे कि कोई भी फैक्ट्रीज है तो उनमें मशीन चलती हैं, तो फैक्ट्रीज की वजह से, मशीनरी की वजह से और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो होते हैं इनमें बहुत ज्यादा नॉइज जनरेट होती है बिकॉज ऑफ देयर हैवी इक्विपमेंट्स एंड देयर ऑपरेशंस। तो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस की वजह से नॉइज पॉल्यूशन होता है। फिर हमारी एग्रीकल्चरल मशीन्स। तो जैसे जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें भी हमारे ट्रैक्टर्स यूज होते हैं और हैवी मशीनरी यूज होती है, तो उसमें भी हमारा नॉइस पोल्यूशन होता है, जैसे कि ट्रैक्टर्स की वजह से, हार्वेस्टर्स की वजह से और भी बहुत सारी मशीनरी की वजह से हमारा नॉइस पोल्यूशन होता है। कहाँ पर, रूरल एरियाज में। ये हमारा मेनली कहाँ था, व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस अर्बन एरियाज में। फिर हमारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, हेवी मशीनरी लाइक क्रेन्स, बुलडोजर्स एंड जैक हैमर्स। तो ये तो हम सब जानते हैं, जैसे कहीं भी आसपास कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें कितना ज्यादा शोर होता है, तो क्योंकि वहां पर क्या इतनी सारी चीजें यूज हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो होता है नॉइस पॉल्यूशन होता है और हमारी ये डेली लाइफ को डिस्टर्ब करता है, हमें अनप्लीजेंट साउंड्स प्रोवाइड करते हैं ये सब शोर।
फिर सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फंक्शंस, तो मतलब अगर कोई भी फेस्टिवल्स है या फिर किसी की वेडिंग है तो बहुत लाउड म्यूजिक चलता है या प्रेयर्स होती हैं, so sometimes these can be noise to some people. सो क्योंकि इनमें हम लाउड स्पीकर्स यूज करते हैं और फायरवर्क्स होते हैं जिससे जिनका जो लेवल है, साउंड इंटेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इसलिए भी ये नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। अब नॉइस पोल्यूशन से इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो इससे हमारा मस्कुलर स्ट्रेन होता है और नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। मतलब अगर किसी की जो सहन शक्ति है वो बहुत कम है नॉइस को लेके, तो उनमें मस्कुलर स्ट्रेन होगा, हेडेक हो सकता है बहुत ज्यादा, और नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। और जैसे मान लीजिए बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है तो उससे आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, डिस्टर्ब द स्लीप, और जो हमारा कंसंट्रेशन है वो ब्रेक हो सकता है, और हमारा जो कंसंट्रेशन है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा उसकी वजह से। और जो हमारा, और अगर मतलब जैसे कि हमारी परमिसिबल लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 100 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर, तो अगर इससे ज्यादा कोई लाउड साउंड हम सुन रहे हैं जो कि इससे भी ज्यादा लाउड है, तो उसमें क्या होगा, उससे हमारा ईयर ड्रम भी डैमेज हो सकता है। तो एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन इज रिड्यूस्ड, मतलब अगर हम ज्यादा टाइम तक नॉइस पॉल्यूशन में रहेंगे तो उससे जो हमारी एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। और नॉइस कैन डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। नाउ परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉइज, तो परमिसिबल लिमिट क्या क्या है, तो हमारी दो टाइप से होती हैं, मतलब दिन में कितनी परमिसिबल लिमिट है एंड नाइट में कितनी परमिसिबल लिमिट है। क्योंकि दिन में तो जनरली हम काम कर सकते हैं बट नाइट में हमें थोड़ा कम जो है शोर रखना होता है, तो ये हमारी परमिसिबल लिमिट है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। तो इंडस्ट्रियल है हमारी 75 डेसिबल दिन में और 70 डेसिबल नाइट में। फिर कमर्शियल है हमारी 65 डेसिबल डे में एंड 55 डेसिबल नाइट में। रेजिडेंशियल है हमारी 55 डेसिबल डे में एंड 45 डेसिबल नाइट में। देन कंट्रोल ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, तो हम नॉइस पॉल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं। नॉइस पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग अ वेराइटी ऑफ मेथड्स इंक्लूडिंग मेजर्स एट द सोर्स पाथ एंड थ्रू लॉज। तो या तो हम जहां से वो मतलब जहां से वो है हो रहा है पॉल्यूशन उसकी सोर्स से, तो या तो हम वहीं पर कुछ ऐसे मेजर्स ऑप्ट करें जिससे कि वो पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाए, या फिर उसकी पाथ पे अलोंग द पाथ हम कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट करें कि वो पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाए। या फिर गवर्नमेंट कुछ लॉज इम्प्लीमेंट कर सकती है जैसे कि परमिसिबल लिमिट्स लगा दी, या और कोई ऐसे लॉज गवर्नमेंट ला सकती है जिससे कि नॉइस पॉल्यूशन ना हो। सो एट द सोर्स, रिडक्शन एट द सोर्स, मॉडिफाई मशीनरी, मतलब जैसे कि हमने पढ़ा कि जो हमारी फैक्ट्रीज हैं और हमारी जो भी जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह में, तो जो भी हमारी ये मशीनरी यूज हो रही है अगर हम इन्हें मॉडिफाई कर दें, इनमें कुछ ऐसे सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दें जिससे कि जो नॉइज जनरेट हो रही है वो रिड्यूस हो जाए, तो ये हमारा एक तरीका हो सकता है नॉइज पॉल्यूशन को कम करने का, अपनी मशीनरी को रिफाइन करके। और ये हम कैसे कर सकते हैं, हम या तो पीरियोडिक इंस्पेक्शन करते रहें अपने इक्विपमेंट्स का, मतलब टाइम टू टाइम हमें जो अपनी मशीनरी है और हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें चेक करते रहना चाहिए जिससे कि वो मतलब वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, या फिर वो एक्सेस नॉइज तो नहीं कर रहे परमिसिबल लिमिट से, या फिर वो नॉर्मली भी वॉइस तो नहीं नॉइज तो नहीं क्रिएट कर रहे ज्यादा, तो हमें ये चेक करते रहना चाहिए रेगुलरली। फिर टाइटनिंग द मशीनरी, ensure that all nuts and bolts on machinery are tightly secured to prevent vibrations, मतलब अगर जो nuts and bolts हैं अगर वो लूज होंगे तो जो हमारी मशीनरी है उसमें ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी जिसकी वजह से और ज्यादा साउंड जनरेट होगा, जितना वो नॉर्मली करती है उससे भी और ज्यादा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो सारे नट्स एंड बोल्ट्स हैं मशीनरी के वो टाइटन हो प्रॉपरली। फिर है नॉइज मेजरमेंट, तो ये हमारी एक यूनिट होती है नॉइज मेजर करने की, डेसिबल। तो हर जगह पर जैसे कि हाईवेज हो गए या फैक्ट्रीज हो गई उनमें ये डेसिबल मीटर्स मतलब जरूर इंस्टॉल होने चाहिए, जिससे कि हम पता कर सकें कि कितनी हमारी वॉइस की इंटेंसिटी हो रही है उस जगह पर, जिससे कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा सके। फिर है हमारा अलोंग द पाथ, अलोंग द पाथ हमारे ग्रीन बेल्ट्स, जैसे कि हम ट्रीज या श्रब्स अगर प्लांट करें तो वो एक नेचुरल बैरियर की तरह वर्क करती है साउंड को रोकने में। जैसे कि अगर कहीं पे बहुत ज्यादा ट्रीज हैं, श्रब्स हैं और बुशेस हैं तो वहां पर
वही साउंड बहुत कम लगेगी एज कम्पेयर टू दैट एरिया जहां पर ये सब नहीं है। तो ग्रीन बेल्ट एक बहुत ही अच्छा नेचुरल बैरियर है हमारा नॉइज को रोकने के लिए। फिर है साउंड अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स। तो हम कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा साउंड बैरियर हो, जैसे कि अकाउस्टिक टाइल्स या फिर कोई भी इंसुलेशन जो कि साउंड को अब्सॉर्ब करता है और उसे रिफ्लेक्ट नहीं करता। ठीक है। फिर है हमारा अर्बन प्लानिंग, मतलब प्रॉपर जोनिंग ऑफ रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एरियाज दैट कैन हेल्प मिनिमाइज एक्सपोजर टू नॉइज। मतलब हमें ऐसी जगह पर, मतलब घर हमारा ऐसी जगह पर होना चाहिए जो कि इंडस्ट्रीज आसपास ना हो, मतलब हमारे कोई भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से काफी दूर हमारी जो रेजिडेंशियल एरिया है वो होना चाहिए। और इंडस्ट्रियल एरिया हमें इस तरह चूज करनी चाहिए कि वो रेजिडेंशियल एरिया से दूर हो, मतलब जहां पर लोग रहते हैं वहां पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि इंडस्ट्रीज वहां पर ना हो, उनसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो, जिससे कि ना तो जिससे कि जो जो भी वहां पर लोग रह रहे हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर थ्रू लेजिस्लेशन, मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ लॉज एनफोर्स कर दे और स्ट्रिक्टली उन्हें इम्प्लीमेंट करे तो फिर उससे भी हमारा जो नॉइज पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो सकता है। जैसे कि वो कहते हैं कि कहीं पे भी लाउड स्पीकर यूज नहीं करना है या फिर इस लिमिट में यूज करना है, या फिर एक जैसे परमिसिबल लिमिट लगा दें कि इससे ज्यादा नॉइज नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लॉज एंड रेगुलेशंस के थ्रू कर सकते हैं। गवर्नमेंट एनफोर्स नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल थ्रू नॉइज ऑर्डिनेंसेस एंड बिल्डिंग सम कोड्स एंड व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स। तो ये हम अगर सेटअप कर दें तो उससे हमारी लिमिट सेट हो जाएंगी परमिसिबल नॉइस लेवल्स की, तो इससे हमारा जो है नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल होगा। सो दिस वाज इट। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो और आपको सब कुछ समझ आया हो। आप ये लेक्चर देखने के बाद इन नोट से रिवाइज करिए तो आपको पूरे यूनिट इजीली समझ आ जाएगी। थैंक यू।